क्या बताए आपको, क्या प्यार करती हूँ, उसे मिलकर हम यूं मचल जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू में आज मैं मुखातिब हुआ हूं। ये पुस्तक मैं दिखा रहा हूं आपको ऑन वीडियो। ये पुस्तक है ज्योतिर्मय अंजुमन। इनकी लेखिका गीतांजलि है। आपको मैं बताते चलूं कि ये जो पुस्तक छपी है ये बिहार सरकार के द्वारा अनुदान किया गया था और उनके द्वारा ये पुस्तक यानी यूं कह ले आपके बिहार सरकार के द्वारा ही छपी हुई ये पुस्तक है। तो आज उन्हें लेखिका के पास मैं हूँ। सह कवित्री हैं, ये श्रृंगार भी गाती हैं, गजल भी गाती हैं। इनसे मैं मुखातिब होऊंगा। इनके विषय में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कई अवार्ड ले लिया है। कई अवार्ड इनको मिला है। सन 2016 की बात अगर की जाए तो BNM विश्वविद्यालय मधेपुरा के द्वारा इन्हें हिंदी विभाग के द्वारा जो है पुरस्कृत किया गया था। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी में इन्हें मिला था। 2017 की बात की जाए तो अखिल भारतीय सम्मान समिति मधेपुरा के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्हें 17 में ही कई सम्मान और भी दिया गया है। और 18 की बात की जाए तो साहित्यकार एवं पत्रकार क्लब मधेपुरा के द्वारा इन्हें सृजन सम्मान दिया गया है। 2018 में भी इन्हें अंगिका भाषा के लिए सहभागिता के लिए पुरस्कार दिया गया है। 2018 में फेलोशिप सम्मान भी इन्हें मिला है, दानवीर फेलोशिप सम्मान। अगर 2018 की ही बात की जाए तो कई और पुरस्कार मिला है। पुरस्कारों की लिस्ट इनकी बहुत ही लंबी है, गिनवाते गिनवाते मैं थक जाऊंगा। और हालांकि 2019 का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि उसमें अररिया जिला में रेणु स्मृति सम्मान इन्हें दिया गया था और रेणु स्मृति सम्मान इन्हें दिया गया था पद्म प्रयाग राय बेनू जी और वहां के स्थानीय DM साहब के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी हुई कहानी का भी मंचन किया गया था और मालिनी अवस्थी जी भी आई थी और उसी मंच पे इनको सम्मानित करना ये गर्व की बात है। तो मोहिनी जी भी आई हुई थी और कई कवित्री आई हुई थी वहां पे, देश की जानी मानी कवित्री आई हुई थी। तो मैं संक्षिप्त परिचय जानूंगा इन्हीं के, मैं चाहूंगा कि आप इन्हीं के मुख से मुखातिब हों इनका संक्षिप्त परिचय। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आइडियल से जुड़े हुए आप सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैम मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त परिचय दे दें हमारे सभी दर्शक को। मैं अंजू दास गीतांजलि पूर्णिया बिहार से और मैं सरकारी जॉब में हूँ, मिडिल स्कूल में शिक्षिका हूँ और मेरा साहित्यिक सफ़र मेरे गांव से ही है। चूँकि मेरा 3 जगह घर है, पूर्णिया भी हुआ, किशनगंज में भी, लेकिन मैं अस्थायी रूप से अपने गांव में ही रहती हूँ चूँकि वहाँ पोस्टेड हूँ और मेरे ससुर जी के जो खेती बाड़ी जगह जमीन है सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए मैं गांव नहीं छोड़ सकती। और मेरा साहित्यिक सृजन मेरे गांव से ही है और किसी भी आयोजन में मेरा जाना आना होता है तो मैं एक दिन पहले अपने पूर्णिया के निवास पर आती हूँ। यहाँ से मेरे हस्बैंड जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं लेके। मैम साहित्य के ओर आपका रुझान कब से हो गया, कब से आप लिखना शुरू कर दी? देखिए, साहित्य चूँकि मुझे बचपन से ही एजुकेशन से बहुत लगाव था, पढ़ाई को लेके मैं बहुत गंभीर रहती थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। लेकिन मेरी शादी गांव में हुई और जहाँ ऐसा नहीं था कि मेरा सिर्फ गांव में, मेरे ससुर जी का बोले ना किशनगंज में भी घर द्वार है, लेकिन मेरी सास थी बूढ़ी, उनका कहना था कि मैं गाँव नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे गाँव में ही रहना पड़ा। सासू माँ जब तक जिंदा रही उसके बाद, और उस वक्त हमारे यहाँ रोड भी नहीं था, लाइन भी नहीं था, तो मतलब कोई साधन नहीं था, लेकिन लिखने का तो नशा था। लेकिन शाम में जब हम ड्यूटी से आते थे 5 बजे या 4:45 बजे एक प्रोग्राम आता था रेडियो में गाना का, तो हमको चूँकि म्यूजिक से बहुत लगाव था तो उसी में जब हम बजाते थे गाना तो उसी दौरान उसी में एक साहित्यकार का इंटरव्यू आया था। तो और वो बता रहे थे कि अगर आपके पास कोई साधन नहीं है लिखने का तो आप फेसबुक अकाउंट को खोलिए और उस पर लिखिए।
तो चूंकि गांव में थे तो उस वक्त तो कोई जानता भी नहीं था कि ये, मैं शायद 14-15 की बात कर रही हूँ। उस वक्त गांव में किसी को पता भी नहीं था कि फेसबुक होता क्या है। लेकिन मेरे भीतर में जो खलबली था, तो संजोग से मेरी सास जब एक्सपायर कर गई तो मेरा एक भाईगना है, आप ही लोग की तरह पत्रकार है, वो किशनगंज से, राजीव सिन्हा। तो वो आए, वो बोले हाँ मामी फेसबुक होता है, आपको हम खोल देते हैं अकाउंट। तो वो उस पर खोल दिया मेरा अकाउंट, और हम उस पर दिन भर पोस्ट करते रहते थे, जो हमको मन में आता था लिखते थे। तो लोग तो जुड़ते गए, तो लेकिन मजाक उड़ाते थे कि ये आप जो लिख रहे हैं ये साहित्य विधा के दायरे में नहीं आता है, लेकिन आप शीर्षक में ऊपर में कविता लिख रही हैं, ऊपर में गज़ल लिख रही हैं, कुछ भी दूसरे का जो देखते थे ना कि हेडिंग में लिखा हुआ ये गज़ल है, ये कविता है, तो हम भी उस पर लिख देते थे। तो मेरी आलोचना होती थी तो हम बहुत रोने लग जाते थे कि पता नहीं, अब हम अगर विधा है तो वो हमको कौन सिखाएगा, उस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी। हम जब भी 6 महीना साल भर में पूर्णिया आते थे तो पूछते थे, तो कोई जल्दी ये नहीं करते थे। संजोग से मेरे फेसबुक पे, मेरे पोस्ट पे कटिहार जिले के प्रोफेसर हैं डीएस कॉलेज के, तो प्रोफेसर डॉक्टर अनवर इरज सर, उनका नज़र पड़ा। जब वो देखे हमको तो वो हमको मैसेज किए कि तुमको हम लिखना सिखाएंगे कि गज़ल विधा क्या होता है, या छंद की क्या जानकारी है, या बहर का क्या ज्ञान है, या कहानी कैसे लिखना है, या कविता का क्या है, छंदमुक्त रचना क्या, ये सब वो मैसेज में लिख के दिए। जब हमको छुट्टी हुई तो हम अपने हस्बैंड को बोले कि हमको सर बुलाए हैं कॉलेज, डीएस कॉलेज। तो वहाँ से हम आए पूर्णिया, यहाँ से गए डीएस कॉलेज, सर बैठे हुए थे। सर सारा दिन हमको वक्त दिए, वाइफ हस्बैंड दोनों थे हम लोग। वो लिख कर, आज भी मेरे पास वो कॉपी होगा कहीं पे, तो वो लिख कर बताते गए और हम जो है नोट करते गए। लेकिन जब आ रहे थे तो सर हम मेरे हाथ में एक बहुत मोटी सी पुस्तक दे दिए, जो मतलब उर्दू का ज्ञान, बहर जिसको कहते हैं, उर्दू का ज्ञान का था वो। तो लेकिन शुरुआती दौर में हमको समझ में नहीं आता था मात्रा भार, क्योंकि किसी भी मैथमेटिक्स को ही आप लीजिए, अगर मैथ का सूत्र अगर नहीं जानिएगा तो आप मैथ को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। उसी तरह शेर व शायरी में जब तक उस चीज़ का मीटर नाप जो होता है उस चीज़ को आप नहीं अगर जानिएगा तो आप शायरी नहीं कर सकिएगा। तो फिर भी हम सर से, चूँकि मेरी संवाद तो फ़ोन के माध्यम से होती थी, सर को बोलते थे सर हमको कुछ समझ में नहीं आता है, जब तक इसको कोई प्रैक्टिकल मतलब बताएगा नहीं तो हम कैसे समझेंगे। तो सर हमको बोले पहली बार कि एक काम करो, काफ़िया अधिक तो तुम समझ रही हो ना। हम बोले हाँ सर, काफ़िया अधिक तो हम समझ गए। तो बोलते एक काम करो, तुम मीटर वजन पे छोड़ दो अभी, और शुरुआती दौर में सबको दिक्कत होता है किसी भी चीज़ को सीखने में, तो तुम सिर्फ काफ़िया अधिक पे ही लिखना शुरू। तो हम काफ़िया अधिक पे लिखना शुरू किए। जवाल पे पोस्ट करते थे तो लोगों की प्रतिक्रिया में बदलाव आ गया, तो वो लोग कहते थे कि अब आप अच्छा लिख रहे हैं, मतलब काफ़िया अधिक का निर्वहन करने लगे हैं। तो उसके बाद फिर मेरे फेसबुक पे ही, सोशल मीडिया का कहते हैं ना बहुत बड़ा हाथ होता है किसी को आगे बढ़ाने में। तो ये राजीव नसीब सर हैं, एक उनका हम नाम जरूर लेना चाहेंगे। फेसबुक पे आप ग्रुप खोलिएगा तो साहित्यिक ग्रुप है 105 नाम से, तो उस ग्रुप में राजीव नसीब सर का नज़र मेरे वाल पे पड़ा, तो वो हमको फिर मैसेंजर पे मैसेज किए और बोले कि आपका जो जुनून है, जो लिखते हैं आप, मतलब भाषा पे जो पकड़ है, शब्दों की जो गहराई है, इसको अगर आप मीटर पे ढालना सीख जाइएगा ना तो बहुत अच्छी गज़लकार बन जाइएगा। तो ये चीज़ तो हमको चाहिए ही था कि कोई तो आगे बढ़ के कोई कहे कि ये चीज़ ऐसे सीखा जाता है। तो इसके लिए तो सर हमको अपने मैसेंजर क्लास में जोड़ दिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 3 बजे 4 बजे रात तक जगती थी डेली। 7-8 साल में सोई ही नहीं, लगता था कि सारा रात मैं उसी में लगी रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे कई ग्रुप हमको जोड़े अपने इस पे, जिसमें आपका उड़ान है, एक सनोज परिहार दी हैं, उनका भी बहुत मैसेंजर ग्रुप में उनका भी बहुत सहयोग रहा। और एक है वंदना सिंह, जिनका ग्रुप है आपका काव्योदय। तो ये सारे ग्रुप में जब मैं जुड़ी तो लगा कि जैसे कि हमको विद्वान का जो होता है ना खजाना, जहाँ मतलब मिल गया, जैसे कि उस खजाने के बीच में मैं चली गई। जैसे लगता था कि अब जो है, अब हम मतलब लगता था कि अब हम सब कुछ सीख जाएंगे। तो कई सालों का अभ्यास प्रैक्टिस करते करते लेखन विधा के जितने ये हैं छंदे हैं,
उस पे मैंने अपनी पकड़ बनाई, धीरे धीरे उस पे कहना शुरू किया, लिखना शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे मंचों से बुलावा आने लगा और आप यकीन नहीं करेंगे, आज एक छोटे से गांव से निकलकर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा, ये वो साल हाँ, चूँकि 2 तारीख को, चूँकि मैं गांव में थी और जी। मेरे हस्बैंड यहीं पूर्णिया में थे, चूँकि मेरी बेटी का परीक्षा चल रहा है। तो 2 तारीख को स्कूल से आने के बाद हमको शैलेश लोढ़ा सर के पीए हैं, वाहवा जी जो प्रोग्राम करते हैं मुंबई से, तो उनका कॉल आया कि आपका 5 तारीख को रिकॉर्डिंग होना है, आप आइए। तो मैं तो सोचती थी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लोग एड़ी चोटी एक कर देते हैं, या मेरी किस्मत कहिए जो मैं नहीं जा पाई। तो वो बोले नहीं नहीं, आप 5 को अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो आप 6 को भी आइए। वो 2 बार हमको फ़ोन पे ये बात बोले, लेकिन मेरे साथ समस्या थी कि चूँकि हम गांव इतना दूर है मेरा यहाँ से, वहाँ से पूर्णिया आने में 1 दिन मतलब सुविधा नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट हम गांव से बस पकड़ के डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड यहाँ थे तो मेरा गाड़ी उड़ी भी सब यहीं था, हम अकेले वहाँ थे। तो वहाँ से हमको ये हुआ तो हस्बैंड को बोले 1 दिन तो तुमको वहाँ से यहाँ आने में लग जाएगा, फिर यहाँ से बागडोगरा जाएगी, फ्लाइट पकड़ेगी, फिर थक जाएगी, फिर बेटी का एग्ज़ाम है सुबह में, क्या करें। तो प्रोग्राम में हाँ नहीं जा पाए, लेकिन सर बोले हैं कि आपको आपके साहित्यकार को तो हम पढ़ाएंगे ही वावा में, इसमें तो कोई ये नहीं है, और नेक्स्ट डेट पे आपको बुलाया जाएगा। तो ये वही शैलेश लोढ़ा जी थे जिनके एंकरिंग में अनामिका जैन एम्बर से लेकर के कई बड़े बड़े दिग्गज अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर चुके हैं। तो वहाँ से इनको ऑफर मिला, हालांकि ये किसी कारणवश नहीं जा सकी। तो मैं इनके लिए यही कहूँगा कि ये जो शुरू से संघर्ष करके अब तक बढ़े हैं, तो मैं इनके लिए, मेरे सब मुँह से ये निकल रहा है कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी कहीं गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियाँ तलवार बन के खनके। तो बहरहाल और भी बातचीत को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं अमूमन यह देखा जाता है कि महिलाएं शादी के बाद जो भी प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं पीछे छूट जाती है उनकी, चाहे वो नाटक से हो, चाहे वो संगीत से हो, चाहे वो कविता से हो। लेकिन आप विवाह के बाद भी इसको निरंतर जारी रखें, तो क्या आपको सहयोग परिवार वालों से? हम चाहते थे कि ये सवाल आप मुझसे करें जी, क्योंकि कहते हैं एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसके पति होते हैं और उसका घर होता है, बच्चे होते हैं। और इस मामले में मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि अगर मेरे जेंट्स फ्रेंड भी आ जाएंगे तो कभी हम लोग मतलब दोनों वाइफ हस्बैंड में हम लोग इतना ये है कि अगर हम आपके पास बैठे हैं, आपके गले में बाँ भी धर के बैठे हुए हैं, तो शक की दायरा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग में एक दूसरे में इतना फेथ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका जो सहयोग है, आज के हम 3 बजे 4 बजे रात तक जगते थे हम, जब हम शुरुआती दौर में साहित्य का ज्ञान को अर्जित करते, क्योंकि ज्ञान को अर्जित करने के लिए उसमें मतलब किसी चीज़ को काम भर अगर समझ के कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप पे जुनून हावी नहीं होगा, जिस जुनून के हद से हम गुजर रहे थे तो हम खुद रोने लग जाते थे कि हम कहते थे कि हमको लिखना है, हमको बहुत लिखना है, इतना लिखना है कि हम अगर मर जाए मेरा चीज़ जो है दुनिया के बीच में रहे। और ये चीज़ मेरे पति समझते थे, सब पति ने, मेरे दोनों बच्चे, एक बेटा है मेरा, एक बेटी है। बेटा मेरा अभी बड़ा है, कॉलेज में है, बेटी मैट्रिक में है। तो उस वक्त जब हम थे, सास के मरने के बाद बहुत अकेले हो गए, क्योंकि मेरी सास का बहुत सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा। और सासू माँ नहीं रही तो हम इतने अकेले हो, क्योंकि उनको ठेकेदारी के काम से तो बहुत व्यस्त रहते थे। 15 साल तो काफ़ी व्यस्तता रही, तो हम घर में पूरा अकेले पड़ जाते थे। तो बोले ना, हमको मेरे हस्बैंड चाय तक बना के मेरे पास पहुंचाते थे कि मेरी वाइफ को टाइम जो है मतलब ध्यान उसका नहीं बटे। ये नहीं कहते थे कि तुम अपना जो लिख रहे, अगर हम अपने लाइब्रेरी, चूँकि यहाँ तो मेरा सिर्फ बच्चे लोग रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए उन लोग का घर है, चूँकि मेरा सब कुछ लाइब्रेरी, मेरा गाँव में सब कुछ है। तो आप जब उस रूम में हम अगर डूब जाते थे तो मेरे हस्बैंड ये नहीं कहते थे कि हमको नाश्ता चाहिए या खाना चाहिए, जानते थे कि वो उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा, वो लिख नहीं पाएगी। और वो खुद चाय बना के मेरे रूम में पहुंचा देते थे कि तुमको अगर जगना है, बार बार उठ के चाय बना के हमको देते थे। क्लास जो जब करते थे मैसेंजर पे, तो मेरे हस्बैंड का बहुत क्या ना लकी जो हमको ऐसे हस्बैंड मिले हैं,
और क्या। मैं चाहूँगा कि आप अपने हस्बैंड का नाम भी बता दें जी, हमें। संजय कुमार दास, जो ठेकेदार। और अभी तो चूंकि गांव में बाबूजी का इतना जगह जमीन है तो देखना भी पड़ता है तो। मैम बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं महिलाओं में, जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि कटिहार की थी अर्चना कुमारी, हाँ, जानते हैं। रचना कुमारी। हाँ। वो सोशल मीडिया पे बहुत छाई रहती थी, बहुत ही उनका जो है वो कविताएं आते रहता था, जबकि वो पेशे से प्रोफेसर भी हैं। अभी बनी है, अभी 2 बनी साल है, पहले। पहले नहीं थी। तो अब प्रोफेसर होने के बावजूद भी कविताएं लिखना शादी के बाद उनका गुम हो गया। तो वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि वो ऐसे प्रतिभावान को देखिए, दबाते हैं? जीना सबके लिए सही है, लेकिन अपने लिए भी जीना जरूरी है। जी। हम पहले बताए ना, एक औरत अगर आगे आती है तो औरत का नाम नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि औरत मेहनत करती है, हम मानते हैं कि हम खुद के बारे में बोलते हैं कि हम खुद मेहनत करते हैं। मेरे भीतर जुनूनी हावी है। एक दर्द जो होता है औरत को बच्चे पैदा करने के समय, वो फीलिंग्स जो होता है वो मेरे अंदर में है कि हमको लिखना है। और इस चीज़ को मेरे पति समझते हैं, और जिस औरत के पति समझदार होंगे उस औरत के लिए मंजिल कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बड़ी तो से बड़ी मंजिल वैसे पति के लिए क्या संदेश आपका होगा जो प्रतिभा को दबाते हैं? देखिए, अगर आप तो- पत्नी आप तो आगे बढ़ती सामान्यवान है, हैं। जी जी, अगर पत्नी बढ़ती है तो पति का बहुत नाम होता है, नाम ही नहीं होता है, उनको भी गर्व होता है कि ये मेरी पत्नी है। ये फीलिंग्स अगर जिस मर्द के भीतर में आ जाएगा तो वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, बल्कि रोकेंगे नहीं। मैम, आप युवा हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग साहित्य की ओर आते हैं, तो आप इस ओर आ गए, आपका एक जुनून था। तो अभी युवा पीढ़ी जो है उनका लगाव साहित्य से हटता जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे गाने देखते हैं लेकिन कविताएं वो नहीं देखना पसंद करते हैं, कविताएं की बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, या साहित्य में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो और सभी गूगल बाबा में अब सिमट गए हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे युवाओं को? देखिए, ऐसा नहीं है कि साहित्य में लगाव नहीं है, ठीक है। साहित्य में अभी भी अच्छी चीजें अगर आपकी होगी तो दुनिया आपको खोज के निकाल लेगा। आपके लेखन जो है वो मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब जो मन में आ रहा है लिख रहे हैं, वैसा थोड़ी होता है कुछ भी लिख दिए वो साहित्य के दायरे में उसको नहीं मिल जाएगा। मतलब साहित्य के लिए आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बहुत। जब तक आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिख नहीं सकते। एक अच्छा साहित्यकार पढ़ता बहुत है, हम इतने जानते हैं। आज हम खुद कहते हैं कि हम पढ़ाई में मेरा आँख कमज़ोर हो गया, अभी भी हम बहुत पढ़ते हैं। मेरे घर में देखिएगा पुराना से पुराना बुक, मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते हैं कुछ हो ना हो वो किताब बहुत लेके आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। तो वो किताब मेरे लिए लेके आते हैं, उसको पढ़ना है। महिला आंचल से लेके फणीश्वरनाथ रेनी की, और उसके बाद उपन्यास से लेके सब कुछ हम पढ़ते हैं। उसके बाद जहाँ लगता है कि इस चीज़ पे हमको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल का सहारा लेते हैं, उस पर पढ़ाई करते हैं। और एक अच्छे से मतलब अच्छी शायरी या अच्छी कविता या अच्छा गद्य या पद कुछ भी लिखिएगा तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो कैसे लिखिएगा। तो यानी आप युवाओं को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, पढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। मैम, अभी मेरे हाथ में जो पुरस्कार की ये लिखी हुई है, आपकी जो उपलब्धियां जो इसमें लिखे हुए हैं, तो इसमें मैं देख रहा हूं कि साहित्य सम्मान आपको मिला है उड़ीसा में, जो देश की सबसे बड़ी साहित्य सम्मान होती है, साहित्य शिरोमणि सम्मान। ये साहित्य शिरोमणि सम्मान आपको 2018 में मिला है और देश के बड़े बड़े कवियों के साथ आप संयुक्त रूप से गा चुकी है या उनके मंच पे गा चुकी हैं। तो इस संदर्भ में मैं चाहूँगा कि हमारे सुधी दर्शक को आप बताएं कि वो पल कैसा था जिस समय में आपको ये साहित्य शिरोमणि मिल रहा था, और किस प्रकार से आप प्रफुल्लित थी या घबराहट थी, क्या थी, वो जैसा शेयर करें हमारे साथ। देखिए, चूँकि इस सम्मान के वक्त चूँकि कहते हैं ना अपना भी कोई हो तो अच्छा लगता है जी। तो जब हमको ये साहित्य शिरोमणि सम्मान उड़ीसा में मिल रहा था तो हमारे बिहार से मेरे साथ एक और बहुत ही वरिष्ठ गज़लकार जो हमारे बिहार के हैं, आदरणीय अनिरुद्ध सिन्हा सर, तो वो भी थे साथ में। तो उनके द्वारा उन्होंने ही मुझे वहाँ पे सम्मानित सर किए और संस्था के द्वारा।
और जहाँ तक रही शायरी के क्षेत्र में मंचन के दौरान मैं खुद कल्पना नहीं कर सकती हूँ कि इतने कम मतलब चूँकि वहाँ तक मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी अपने आप को ये करती हूँ कि ये मेरा किस्मत है, ये मेरी कलम की या माँ सरस्वती की कृपा या माँ बाबूजी का आशीर्वाद या मेरे गुरुजी का आशीर्वाद जो मुझे आज देश के शायरी की दुनिया में उर्दू शायरी के लगभग बड़े से बड़े हस्ती नामचीन हस्ती जो होते हैं वो लोग जानते ही नहीं, बल्कि मैंने उन लोगों के साथ मंच साझा किए। अभी 2015 या 14 की वाकया को याद करती हूँ, भूलना नहीं चाहूँगी। मेरा फर्स्ट ऑल इंडिया नेशनल मुशायरा मुझे पढ़ना था और चूँकि मेरे गुरु का आदेश था कि उनको छुट्टी नहीं है और तुमको जाके पढ़ना है, तो मैं कलकत्ता में, वो मेरा आयोजन था, तो मैं कलकत्ता अपने हस्बैंड के साथ गई। लेकिन जब मंच पे मतलब मंच से पहले बैठने दिया जाता है कुर्सी, बाद में एक एक करके बुलाते हैं, तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो जब मैं मंच के तरफ आँख उठा के देखती हूँ तो बाप रे, देश के इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए हैं, वो भी उर्दू शेरो शायरी। तो चूँकि मतलब उर्दू के मतलब सर वहाँ पे एक से एक साहित्यकार बैठे हुए थे, तो मेरा तो पसीना छूटा था कि हम इतने छोटे से कलमकार उस वक्त बहुत मतलब सोचिए कि नेशनल मुशायरा में मेरा जाना, और काँप रहे थे हाथ पैर, मेरा उस वक्त काँप रहा था। कलकत्ता का आयोजन का मैं बात कर रही हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े देश के हस्ती बैठे हुए हैं, उनके बीच में मेरी शायरी का क्या गिनती होगा, हम क्या पढ़ेंगे, हम उठ के चल देंगे, हम नहीं पढ़ना है हमको। तो मेरे बगल में एक अंतर्राष्ट्रीय कवि बैठे हुए थे जो गोड्डा के थे, उनका हम नाम लेना चाहेंगे, सुशील साहिल भैया, जिसे दुनिया तो जान ही रही है। तो सुशील साहिल भैया हैं जो झारखंड के हैं, उनके साथ मैंने कई मंच भी साझा किए हैं। तो सुशील भैया से मेरा पहला परिचय उसी ऑल इंडिया मुशायरे में हुआ। तो वो मेरे और मेरे हस्बैंड का जो बातचीत हो रहा था वो सुन रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़े और बोले क्या कि तुम घबराओ मत, तुम बिहार की हो, हम झारखंड के हैं, तुमको डरना नहीं है। और शुरुआती दौर में ही मतलब ये लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं आज, तो एक वक्त होगा कि जब तुम जिस हालात पे हो उस हालात पे से वो लोग भी गुजरे होंगे, इसलिए तुमको डरना नहीं है कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े शायरी की दुनिया के विद्वान बैठे हुए हैं, तुम अपनी आंखें बंद करो और पढ़ो, कुछ होने से हम हैं। तो उस मंच पे वो फर्स्ट मेरा ये था नेशनल मुशायरा का ये। और उसके बाद इमरान प्रताप गिरी को जानते ही होंगे, या फिल्मी दुनिया के बम्बई के जो गीतकार हैं नवाब आरजू साहब, मैंने उनके साथ भी मंच साझा किया है। और अभी जो शेरो शायरी की दुनिया में है आपका आजम सकरी साहब, उनके साथ मैंने पहला मुशायरा पढ़ा था 2014 में, उसके बाद इस बार पढ़े हैं 2022 में। तो आजम सिकरी सर के साथ भी पढ़े हैं। आप यूट्यूब पे उन लोगों को देखिएगा कि लाखों लाखों लोग उनका व्यू आता है एक एक आयोजन पे। और उसके बाद भुवन मोहिनी जी हिंदी की कवित्री, उसके बाद आपका उर्दू से गुले शवा फतेहपुरी, निखत अमरोई हुआ, या क्या नाम, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी हस्ती हैं शायरी की दुनिया के जिनका नाम मुझे याद नहीं है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े बड़े शायरों के साथ वही मैं कहना चाह रहा था कि आप सुदूर उत्तर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं और वहां से निकलकर सामने आए और सामने आकर के अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर दिया। तो आपने बिखेर दिया, तो जो सुदूर उत्तर ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं आती है, जो लड़कियां हैं जो ये सोचते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो देखिए, चूँकि हम प्राय बोलते ही नहीं, इस पे हम आर्टिकल भी लिखे हैं, क्योंकि मैं एक सरकारी शिक्षिका और मिडिल स्कूल में। और सबसे बड़ी बात देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं की कमी नहीं है, और कहा जाता है कि जो सितारा चमकता है चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो वो उन कष्ट जो उस कष्ट से गुजरता है, वही उसी के भीतर जुनून होता है कि हमको करना है। और जिसको हर चीज़ आसानी से मिल जाता है वो उस चीज़ को मतलब उस चीज़ का अहमियत नहीं समझते। तो
हमको लगता था कि अगर हमको कुछ एक अवार्ड मिला या कोई एक बहुत नेशनल मुशायरा पढ़ ले या अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में चले गए, तो लगता था कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो इससे और हम बेहतर कितना लिख सकते हैं जो अगला हमको और बुलाए। तो कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र से ही सितारे चमकते हैं। और शायद और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, सरकार से भी मेरा ये कहना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं की कमी नहीं है। आज हमारे स्कूल में ही ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे लिख भी रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, मतलब नाटक रूपांतरण भी कर रहे हैं, लेकिन उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि पंचायत स्तर या प्रखंड स्तर पे एक कला केंद्र की स्थापना करे, और ताकि ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के जो बच्चे हैं वहाँ प्रशिक्षण ले सके, और प्रशिक्षण लेके वो अपने इसका क्या कहते हैं प्रतिभा को देश दुनिया के सामने में रख सके। अगर प्रशिक्षित ही नहीं होंगे तो वो बच्चे कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए मेरे भीतर जुनून था तो हम कई ग्रुप कई ये से जुड़ के प्रशिक्षित होकर लेखन में आके आज यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन सबके पास सुविधा नहीं है ना, सुविधा की वजह से वो तो हाँ। तो और इसलिए अब चूँकि देखिए मेरे बाबूजी जैसे हम मेरे भीतर है कि अपने ससुर से भी हमको बहुत कुछ, चूँकि ससुर को मैंने देखा नहीं है, मैं अपने ससुर को नहीं देखी हूँ, लेकिन मेरे ससुर 3 भाई जब थे उस वक्त 3 बीघा ज़मीन मेरे ससुर डोनेट किए हैं। उसी स्कूल में आज मैं पोस्टेड हूँ, और उसी में लाइब्रेरी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, आपका मेरा खुद का स्कूल है, और बहुत बड़ा खेल का कैंपस है बना हुआ। ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि ससुर जी की जो जमींदारी रही होगी अब स्टेट उस अपने समय में, तो वो मतलब जब भैयारी में बंटवारा होता है तो संपत्ति बिखरते बिखरते खंडित हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है। लेकिन जो बाबूजी करके चले गए वो वही उनका पहचान है। इसलिए मैं अपने हस्बैंड से भी अभी भी कहती हूँ कि बाबूजी जो करके गए हैं मुझे भी करना है। अगर हम वो चीज़ नहीं कर पाए कुछ हट के करें जो मेरे बाद मेरा चीज़ रहे। तो हम तो अपने बच्चे से भी कहते हैं कि हम मेरे ससुर जो किए हैं हम भी करेंगे, वो हम भी कुछ ना कुछ हम भी सरकार गवर्नमेंट को डोनेट करेंगे जो मेरे हिस्से आया है उसमें से कुछ। देखिए भविष्य में पूरा होता है कि नहीं। मैम कई नामचीन गायिका और कई नामचीन गायक आपके लिखी हुई कविताओं को गा चुके हैं। मैंने कई वीडियो भी देखा आपका, तो उसमें मैंने देखा, तो मैं चाहूँगा कि हमारे शुद्ध दर्शक को आप उनका नाम बता दें और आप कैसा महसूस करते हैं जब आपकी लेखनी कोई दूसरा जो नामचीन है, देश के जाने माने पहचाने हैं, वो गाते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? वही तो बोल रहे हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि आज इतने बड़े बड़े सिंगर मेरे कलम से निकले शब्दों को गा रहे हैं। और देखिए अभी मैंने पहले भी कहा कि डिम्पल भूमि जो औरंगाबाद उनका पैतृक ये है घर है, और वो जो कंपोज किया है अभी एक मुकेश म्यूजिक कंपनी पे मेरा गज़ल चल रहा है, छिपा लो पलक भीग जाने से पहले, जरा सोच लो दूर जाने से पहले। इस गज़ल को गाई हैं डिम्पल भूमि जी। लगभग 4.25 लाख उसका व्यू एक क्या दिन में चले गया है। और अनूप जलोटा सर के शिष्य राजीव तोमर जी भी कई गज़ल गाए हैं, और दिल्ली से हैं एक बबलू पाठक जी, वो भी कई गज़ल मेरी कंपोजिंग किए हैं। और अनुजा भारती जी जो प्राय देखिएगा आप भजन उनका ही प्राय मतलब जिधर से गुजरते हैं हम तो बजता है तो आवाज़ के हम पहचानते हैं, तो लग रहा है कि ये अनुजा भारती गा रही है, तो वो भी मेरी कई गज़ल गाई हैं। और एक है सपना राज जी, वो भी गाई हैं। और बम्बई से भी हैं सिंगर ये कमलेश उपाध्याय हरीशर, वो भी गाए हैं एक गज़ल, और बाकी गाने वाले हैं। और कई सिंगर लोग मांग भी रहे हैं, कल भी 2 गज़ल भेजे हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है जब सारे देश के नामचीन लोग मांग रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बस हम माँ सरस्वती को याद करते हैं कि अगर उनकी शक्ति नहीं रहती, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं रहता तो शायद मेरी कलम नहीं चलती। और शायद लोगों को मेरा लिखना अच्छा लग रहा है, जो वो पसंद कर रहे हैं, और इतने अच्छे से गा रहे हैं सिंगर लोग, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। समय अभाव है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी अच्छी कविताएं, चूंकि कविताएं आपकी बहुत हैं, आपको जो जचता है वो कविताएं हमारे सुन। देखिए मेरा जो गज़ल है कई बड़े बड़े सिंगर अभी गा रहे हैं, और कई गज़लें रिलीज हुई है बम्बई से भी,
और जिसमें कमलेश उपाध्याय हरिपुरी जी का सुने ही होंगे यूट्यूब पे, वो भी मेरी गज़ल को गाए हैं और गा रहे हैं। और अभी देखिए अनूप जलोटा जी जो गज़ल सम्राट हैं, जानते हैं गज़ल सम्राट जो अनूप जलोटा जी हैं, उनके शिष्य हैं राजीव तोमर जी, वो भी मेरी कई गज़ल गा चुके हैं। और डिम्पल भूमि भी गा चुकी हैं। और अनुजा भारती जी जो भजन की बहुत अच्छी गायिका हैं, आप यूट्यूब पे खंगालेंगे उन लोगों को तो जानेंगे कि ये लोग सारे सिंगर लोग अभी गा रहे हैं और मांगा भी जा रहा है कि हमको आपकी गज़लें चाहिए, तो भेज ही रहे हैं। उसी में से कुछ 2-4 गज़ल मैं सुनाने का प्रयास करूँगी, 1-2 से। ये चूँकि मैंने अभी ये रिलीज़ नहीं हुआ है, तो फिर भी इस गज़ल से मैं 1-2 शेर आपके हवाले करती हूँ। खत उसे रोज मैं भेजती रह गई, खत उसे रोज मैं भेजती रह गई, वो पढ़ा कि नहीं सोचती रह गई, वो पढ़ा कि नहीं सोचती रह गई, खत उसे रोज मैं भेजती रह गई, वो पढ़ा कि नहीं सोचती रह गई, वो पढ़ा कि नहीं सोचती रह गई। इस गज़ल से 1 शेर और सुनिएगा। दूर तक साथ उसके कहाँ चल सकी, दूर तक साथ उसके कहाँ चल सकी, पाँव मेरे हवा रोकती रह गई, पाँव मेरे हवा रोकती रह गई, खत उसे रोज मैं भेजती रह गई, वो पढ़ा कि नहीं सोचती रह गई। चूँकि होली का वक्त है तो ये मेरी नई गज़ल है होली पे, इससे मैं एक शेर मतलब देखिएगा गज़ल का कुछ यूँ हुआ है रंगों का त्योहार, है रंगों का त्योहार आना होली में, है रंगों का त्योहार आना होली में, है रंगों का त्योहार आना होली में, मुझे रंग तुम भी लगाना होली में, मुझे रंग तुम भी लगाना होली में, है रंगों का त्योहार आना होली में, नजर से नजर तुम मिलाना होली में, नजर से नजर तुम मिलाना होली में, न करना कोई अब बहाना होली में, न करना कोई अब बहाना होली में, है रंगों का त्योहार आना होली में। तो आप इनकी कविताएं सुन रहे हैं और इन्होंने जो 2 श्रृंगार रस की कविताएं, श्रृंगार रस की कविताएं जो दी, ये सही मायने में पूछिए तो मैं प्रभावित हूँ, तो आप भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि और भी कुछ 1-2 मैम और आप सुना दें हमारे सभी दर्शक को। ये गज़ल हाल में रिलीज हुई है मेरी, और जैसा मैंने बताया कि अनूप जलोटा सर के जो शिष्य हैं राजीव तोमर जी, वो इस गज़ल को कंपोजिंग किए हैं, तो मैं रखती हूँ। सुनिए। आपसे मिलके हम यूं मचल जाते हैं, आपसे मिलके हम यूं मचल जाते हैं, देखिए घर से बाहर निकल जाते हैं, देखिए घर से
चल जाते हैं। आगे कैसे सुनिएगा। जी। है वफा में ऐसी सदाकत मेरी, है वफा में ऐसी सदाकत मेरी, है वफा में ऐसी सदाकत मेरी, आप भी देखिए यूं पिघल जाते हैं, आप भी देखिए यूं पिघल जाते हैं, आपसे मिलके हम यूं में चल जाते हैं, देखिए घर से बाहर निकल जाते हैं। एक गजल का और एक दो शेर पढ़ना चाहेंगे अगर आप की जाए। जी 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 सुनाइए। आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, वाह। आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए। इस गजल को चूंकि आर्टिस्ट हैं आकाशवाणी के पदमधर झा जी, उन्होंने इस गजल को गाए हैं, तो मैं सुना रही हूँ। आप चाहे तो राहों में मिलकर मुझे, आप चाहे तो राहों में मिलकर मुझे, आप चाहे तो राहों में मिलकर मुझे, जख्म जितने हैं दिल को दिया कीजिए, जख्म जितने हैं दिल को दिया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए। आगे का शेर सुनिए। साथ तन्हाइयाँ जो चली आपकी, साथ तन्हाइयाँ जो चली आपकी, साथ तन्हाइयाँ जो चली आपकी, छुप के ऐसे नासू पिया कीजिए, छुप के ऐसे नासू पिया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए। आगे का शेर है। हमको रुसवाइयों ने किया दर बदर, हमको रुसवाइयों ने किया दर बदर, हमको रुसवाइयों ने किया दर बदर, चाक दामन ये मेरा सिया कीजिए, चाक दामन ये मेरा सिया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए। गजल का अंतिम शेर। जिससे बदनामियाँ साथ मिलकर चले, जिससे बदनामियाँ साथ मिलकर चले, जिससे बदनामियाँ साथ मिलकर चले, काम ऐसा न कोई किया कीजिए, काम ऐसा न कोई किया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए। तो मैम, समय अभाव रहते हुए यहाँ पे अंतिम करूँगा मैं कार्यक्रम, और इनके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने उठाया है कदम कविता के क्षेत्र में, चाहे चलना पड़े बालू के रेत में, ना हटाएंगी कदम, निरंतर चलती रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी। इनके विषय में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। नमस्कार।